नमस्कार। आज की कहानी है जुनून। सुशांत के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सफलता की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। आए दिन उसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित हो रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज भी हम ऐसे ही एक समारोह में आमंत्रित थे। काश सुयश भी आज हमारे बीच होते। सुयश की स्मृति के साथ ही मेरा मन अतीत में गोते लगाने लगा। सुशी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? पार्टी के लिए देर हो रही है, याद है ना? तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट स्टारबक्स कैफ़े में पार्टी है। मैं तैयार होकर बाहर आई और बेटे सुशांत को अभी तक टीवी में आंखें गड़ाए बैठे देखा तो मन ही मन झला उठी, पर टीनेजर संतान को झिड़कना उचित न समझते हुए मैंने अपने स्वर को भरसक कोमल बना लिया था। बस मम्मा, अभी खूनी का पता चलने ही वाला है। मुझे लगता है वो ब्लू स्कार्फ वाली लेडी कातिल है। मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। ओफो, तेरे ऊपर से डिटेक्टिव सीरियल्स का भूत कब उतरेगा? सीरियल खत्म होगा तब तक तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। पापा कार निकालने नीचे भी चले गए हैं। अब चल जल्दी से, कहते हुए मैंने टीवी बंद कर दिया तो सुशी को मजबूरन उठना ही पड़ा। शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट स्टारबक्स कैफ़े में आयोजित हो रही पार्टी में इनविटेशन मिलना ही अपने आप में गर्व की बात थी, और चूंकि इनविटेशन मेरी सहेली माया की ओर से था तो मैं कुछ ज़्यादा ही प्राउड और एक्साइटेड फील कर रही थी। उसके पति को बिजनेस में अच्छा फ़ायदा हुआ था। इसी खुशी में पति के बिजनेस मित्रों के अलावा उसने अपने सभी रिश्तेदारों और हम कुछ चुनिंदा सहेलियों को सपरिवार आमंत्रित किया था। रास्ते भर में उत्फुल्ल मन से अपनी और माया की दोस्ती के किस्से ही बयां करती रही, जिन्हें पति सुयश को दिलचस्पी लेकर सुनते रहे। पर सुशी का मूड अभी भी उखड़ा हुआ ही था। मैंने उसे उसके मनपसंद सीरियल के बीच में जो उठा दिया था। अभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुंचते ही उसका मन खुश हो गया। सोचकर मैंने अपने मन को तसल्ली देने का प्रयास किया था, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचकर मैं अपनी सहेलियों में ऐसी डूबी कि बेटी और पति किसी का ख्याल भी नहीं रहा। एक वेटर द्वारा 2-3 बार किसी को पुकारने पर मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। देखा 2-3 टेबल छोड़कर बैठे सुशी को एक वेटर बार बार पूछ रहा था, सर आप कुछ लेंगे? लेकिन सुशी था कि अपनी ही सोच में डूबा, जाने कहाँ नजरें गड़ाए बैठा था। सुशी, कहाँ ध्यान है बेटी तुम्हारा? लो तुम्हारा फेवरेट फ्रूट पंच। मैंने वेटर की ट्रे में से सुशी का मनपसंद ड्रिंक उठाकर उसके सामने रख दिया था। ओह मम्मा, आप? मम्मा, वो जो उधर खिड़की के पास एक लेडी बैठी है ना? सुशी ने इशारा किया तो मेरी नज़रें भी उधर ही उठ गई। एक लेडी खिड़की के बाहर देखते हुए कॉफ़ी पी रही थी। वो ही किलर है, देखो उसके हैंडबैग के पास ब्लू सिल्क स्कार्फ भी रखा है। मुझे लगता है इसी में उसने वो खून से सना चाकू छुपा रखा है। सुशी मेरे कान में फुसफुसाया तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया। वो टीवी सीरियल है मम्मा, वो सत्य घटनाओं पर आधारित है और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सुशी का दिमाग भ्रमजाल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि मेरा मन सहेलियों की बातों में अटका हुआ था। अच्छा, अब जल्दी से यह फ्रूट पंच ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हम उम्र दोस्तों से मिलवाती हूँ। अपनी जिम्मेदारी ख़त्म मान फिर से मैं सहेलियों के झुंड में पहुँच गई थी। अचानक टन से कुछ गिरने की आवाज़ हुई और फिर तुरंत एक ही परिचित स्वर, यही है गुंजा, तो मैं पूरी तरह चौंक गई। सुशी की ओर नज़रें घुमाए तो पाया वह अपनी सीट से नदारद था। खिड़की वाली टेबल के आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। मैं और सुयश
लगभग भागते हुए वहां पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गई। सुशी के हाथ में ब्लू स्कार्फ लहरा रहा था। जमीन पर सोच से सनी छुरी पड़ी थी। घबराई हुई वह लेडी बार बार गुहार लगा रही थी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो छुरी का डिज़ाइन पसंद आ गया था। माया और उसके रिश्तेदार भी आ गए थे। मुझे मामला कुछ तो समझ आ रहा था, पर काफ़ी कुछ अभी भी समझ से परे था। टीना, शांत हो जा। मुझे पता है तूने चोरी नहीं की। तुझे यह स्टाइलिश छुरी बहुत पसंद आ गई थी और इसी डिज़ाइन का पूरा सेट बनवाने के लिए तूने यह छुरी उठाई थी। तूने मुझे सब बता तो दिया था। बच्चे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप सब चलिए, पार्टी एंजॉय कीजिए, माया ने कहा तो उसके पति और बाकी घरवाले भी मेहमानों को समझाते बुझाते दूर ले जाने लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुशी की बदतमीजी के लिए मैं माया से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर वह सफाई करवाने और वहाँ से स्टाफ से बात करने में लग गई। मेहमानों में चल रही खुसर फुसर से मुझे इतना ही पता चल पाया कि वह लेडी टीना माया की सगी छोटी बहन है और आदतन चोर है। इतनी संभ्रांत फैमिली की महंगे कपड़े और मेकअप में सजी लेडी चोर भी हो सकती है। मुझे सहित अन्य गेट्स के गले भी यह बात नहीं उतर रही थी, पर सभ्यता के नाते हम खा पीकर चुपचाप लौट आए। लौटते वक्त सुशी सफाई देने लगा। मुझे बार बार शक हो रहा था कि उसके ब्लू स्कार्फ में ही खून से सनी छुरी छुपी है, तो मैंने चुपके से वह स्कार्फ खींच लिया था। हम उसे पूरे रास्ते समझाते रहे कि वह अपनी जासूसी के जुनून पर अंकुश लगाए, वरना किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है इस घटना से तुम्हारी सहेली और उसके परिवार वाले काफ़ी अपसेट हो गए हैं। सुयश चिंतित थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं कल उसके घर जाकर सारी सिचुएशन समझा कर माफ़ी मांग लूँगी। अगले दिन ही मैं माया के घर पहुंच गई। उसने बुझे मन से मेरा स्वागत किया। रात वाली घटना की पीड़ा उसके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। सुशी के जासूसी के जुनून का हवाला देते हुए मैंने उसके सम्मुख आरंभ से अंत तक का सारा घटनाक्रम एक ही सांस में परोस डाला। पूरी बात जानकर वह भी गंभीर हो गई थी। टीना के साथ भी तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी। मेरी छोटी लाडली बहन है वो। बचपन से ही उसे जो चीज़ पसंद आ जाती है वह उसे लेनी ही होती है। हम मॉल में घूम रहे होते और वह अपनी पसंद की चीज़ उठा लेती। जब शॉपकीपर पीछे पीछे भागता हुआ आता तब हमें पता चलता। मम्मी पापा शर्मिंदा होते हुए या तो वो चीज़ लौटा देते, और यदि टीना ज़्यादा ही जिद उतर जाती तो फिर खरीद लेते। बड़ी होती टीना को जल्द ही समझ आ गया कि ऐसा केवल बाजार में ही संभव है। किसी के घर आई चीज़ को पैसे देकर नहीं लाया जा सकता। उसकी बाल सुलभ बुद्धि ऐसी हर चीज़ को चुपके से उठाकर घर लाने लगी। घर में इतने कपड़े, खिलौने आदि थे कि काफ़ी समय तक तो हम में से किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मुझे ही शक हुआ। मेरा और टीना का एक ही रूम था। उसे एक पपेट से खेलते देख मैंने पूछा, ऐसी पपेट तो अंजू के घर थी ना, तू उठा लाई। वह डर गई और रोने लगी। मुझे दया आ गई। दीदी, मम्मी पापा से मत बताना, मुझे मार पड़ेगी। कितनी सुंदर है ना यह, कैसी आंखें मटकाती है। हम इससे खेलेंगे, इसे उंगलियों पर नचाएंगे। वह नाचने लगी। मैं भी थी तो उसी उम्र की। मेरे मन में भी उसे नचाने की ललक जाग उठी। मैंने मुंह सिल लिया। तब कहाँ इतनी समझ थी कि चोरी में सहभागी होना भी चोरी करने जितना ही बड़ा जुर्म है। मेरे मौन से टीना का साहस बढ़ता चला गया। जहाँ जो पसंद आता चुपके से उठा लेती। एक दो बार भेद खुल जाने पर मुझे उसका बचाव भी करना पड़ा था, जैसे कल करना पड़ा था मम्मी पापा पर। जब वह भेद खुला तब तक टीना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब इस आदत को बचपना कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और अधिक समय तक छुपाया भी नहीं जा सकता था। चिंतित मम्मी पापा साइकाइट्रिस्ट से मिले।
डॉक्टर ने बताया एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, जिसे वो पूरी तरह अपने जुनून को पूरा करने में झोंक देता है। समय रहते इस जुनून को यदि सही दिशा दे ही दी जाए तो बच्चा आगे चलकर मिरेकल कर सकता है। पर यदि वह गलत दिशा की ओर अग्रसर होकर दूर तक चला गया तो फिर उसे लौटा पाना कई बार मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब से सही और गलत का भेद नहीं रहता। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने जुनून को पाना हो जाता है। बड़े होकर ऐसे बच्चे या तो फिर क्रिमिनल बन जाते हैं या मनोरोगी। टीना के बचपन का जुनून उचित दिशा निर्देश के अभाव में मनोरोग में तब्दील हो चुका है। अब भरपूर प्यार, दुलार और समझाइश के साथ साथ दवाइयों का भी सहारा लेना होगा। हम यह सब जानकर सन्न रह गए थे। विशेषतः मैं अपने आप को गुनाहगार मान रही थी। तब से टीना का इलाज चल रहा है, काफ़ी सुधार भी है, पर अभी और वक्त लगेगा। डॉक्टर के अनुसार हमें टीना को टीन एज में ही प्रोत्साहित करना चाहिए था कि उसे जो चीज़ पसंद आ रही है उसे अपने बलबूते पर जायज़ तरीके से पाने का प्रयास करें। मसलन पपेट के लिए उसे समझाया जा सकता था कि थोड़ी मेहनत कर ऐसी पपेट वह खुद बना सकती है या अपनी बचत से नई खरीद सकती है, या टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पर मम्मी पापा दिला सकते हैं। तो वह अपनी समस्त एनर्जी उस ओर झोंक देती और चोरी जैसी गलत राह पर जाने से बच जाती। माया से मिलकर घर लौटने तक मेरे दिमाग में भयंकर उथल पुथल चलती रही। सुशी भी तो उम्र के इसी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। उसे जासूसी का शौक है। शौक क्या, पूरा जुनून है। बड़े होने तक उसका यह जुनून बरकरार रहे ना रहे, पर वह इसे एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाए ना अपनाए, पर अभी समय रहते उसके इस जुनून को सही दिशा नहीं दी गई तो आगे जाकर टीना की तरह उसका भी यह जुनून मनोरोग में न बदल जाए। सुशी का दिमाग तार्किक है, वह हर बात की तह तक पहुंचकर ही दम लेता है। तो क्यों न इस विलक्षण दिमाग को रचनात्मक, सकारात्मक बातों में लगा दिया जाए। उसे साइंस मैथ्स के जटिल सवालों में उलझा दिया जाए, पहेलियों की भूल भुलैया में भटकते छोड़ दिया जाए। वहाँ सवालों के जवाब निकालने में वह अपनी सारी एनर्जी खपा देगा और दिमाग दूसरी खुराफातों में नहीं भटका पाएगा। आफ्टर ऑल, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मैंने उसी वक्त एक शॉप से उसकी उम्र के अनुकूल ज्ञान विज्ञान और मैथ्स के जटिल सवालों वाली कुछ बुक्स, कुछ पजल्स, रूबिक क्यूब आदि खरीदे और घर लौटकर उसकी टेबल पर सजा दिए। मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। तब मैंने पूरी शाम उसे इसी में लगा पाया। बड़ी मुश्किल से उसे हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी का सबक सिखाते हुए बाहर खेलने भेजा। पर तब से जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वह इन्हीं सब में लग जाता। बढ़ती एनर्जी को सही दिशा मिली तो अपने मुकाम पर पहुंचकर ही उसने दम लिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही कैमरे का फ्लैश मेरी ओर चमका तो मैं वर्तमान में लौटी। स्टेज पर माइक थामे खड़ा सुशी अपनी सफलता का श्रेय मुझे देते हुए मुझे स्टेज पर आमंत्रित कर रहा था।